दो एग्जाम कौन कौन से हैं, तो वो हैं रेलवे का जो पारा मेडिकल का एग्जाम है और जेई का एग्जाम। इसका जो एग्जाम डेट रेलवे ने बताई है वो बताई है अप्रैल में, ठीक है। और अप्रैल के बाद अप्रैल में ही लास्ट में तो टाइम बचेंगे ना, तो हो सकता है कि जो एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्जाम कंडक्ट होना है वो भी हो जाए। कब, तो अप्रैल के लास्ट में, अप्रैल लास्ट में, है ना, अप्रैल लास्ट में वो हो सकता है। या फिर अगर ये लास्ट में नहीं हुआ तो फिर ये मई के फर्स्ट वीक में हो सकता है। कब, फर्स्ट में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है वो एनटीपीसी का एग्जाम होने की संभावना है, लेकिन ग्रुप डी का भी तो एग्जाम है ना एक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी का एग्जाम अभी हो ही नहीं सकता। अब ऐसा क्यों भाई, तो 26 मई, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे जो ग्रुप डी का जो वैकेंसी आई है उस पर भी कोर्ट केस चल रहा है, तो उसका 26 मई को नेक्स्ट हियरिंग है। और ये जरूरी तो नहीं है ना कि 26 मई को उसका जो है वो एकदम फैसला, फाइनल फैसला आ जाए, ऐसा नहीं है, उसका डेट और आगे भी मिल सकता है हमें। तो ये जो है अभी ग्रुप डी का एग्जाम तो अभी हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। इसको अभी पोस्टपोन्ड आप रखिए, मतलब मई फर्स्ट वीक के बाद रेलवे के पास काफी टाइम है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे अकॉर्डिंग जो है रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम आपका मई के लास्ट में, है ना, मई लास्ट वीक में स्टार्ट हो सकता है, या फिर अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। कब, जून फर्स्ट वीक में। तो ये आपका है एनटीपीसी का डेट, एनटीपीसी के एग्जाम होने की संभावना है ये, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि अब अप्रैल आ चुका है, अप्रैल के बाद मई और जून, मतलब कि नहीं सॉरी, अभी अप्रैल शुरू हुआ ना, तो अप्रैल तो अभी आपका पूरा बचा हुआ है, अप्रैल उसके बाद मई, मतलब कि 2 महीने, है ना। कितने महीने बचे हुए हैं आपके पास, तो आपके पास बचे हुए हैं 2 महीने। 2 महीने में होते हैं, एक महीने में 30 दिन। तो मान के चलिए कि अगर तो आप डेली का अगर 25 क्लास भी मैं दूं एक महीने में, डेली नहीं, एक महीने में अगर 30 दिन में 25 क्लास भी अगर दिया जाए, 25 क्लास, तो और डेली 20 क्वेश्चन दिए जाएं, कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, तो एक महीने में हो जाते हैं 500 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन। लेकिन इसको आपको ऐसे नहीं पढ़ना, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है ना, बहुत समय लगेगा और आपकी सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगी। तो करना क्या है कि जब भी मैं एक ट्यूशन लेके आऊंगा तो उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। अब ये चारों ऑप्शंस आपको पूरा एकदम बताया जाएगा। उसके बाद मान के चलिए कि मैंने अशोक से लिखा कि कलिंग युद्ध जो है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं आराम से 13वां। लेकिन अशोक से संबंधित जो भी जानकारियां हैं कि अशोक मौर्य वंश से संबंधित है ना, तीसरी बौद्ध संगीति जो है वह अशोक के शासनकाल में हुई। अशोक जो है उस अशोक के बारे में, जैसे कि शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने शुरू करवाया भारत में, बहुत सारे उसने शिलालेख बनवाए। जैसे उसके जो 14 जो शिलालेख हैं उसके बारे में पढ़ना है, सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, सबसे छोटा क्या है, रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, ये सारी बातें वहां पे फटाक से बता दी जाएगी। जिससे क्या होगा कि अगर हम एक महीने में अगर 500 क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये 500 क्वेश्चन नहीं, ये आपका मान के चलिए कि ये 500 आपका टॉपिक क्लियर हो रहा है, और 2 महीने में ये 1000 हो जाएंगे। तो आप समझ के देखिए कि 2 महीने में 1000 टॉपिक आपका क्लियर हो सकता है।